Class 8, lesson number 9, force and pressure. So today we will complete our first part, that is force, and the next part, which will be pressure, we will complete in the next video. So now let's start with our chapter. What is force? Force क्या होता है? Force means that to pull or push any object. कोई भी object को जब हम pull करेंगे, खींचेंगे या push करेंगे, धक्का देंगे, उसी को हम simple words में कहते हैं force. Suppose करिए ये यहाँ पे जो मार्कर है वो अपनी पोजीशन रेस्ट पोजीशन पे है. अब रेस्ट पोजीशन क्या होती है? रेस्ट पोजीशन होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे रुका हुआ होता है उसे हम कहते हैं रेस्ट पोजीशन. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मार्कर है वो अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो ये कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पे. जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, इसको मैं पुल करूंगा, तो ये अपनी पोजीशन से मूव हो जाएगा. ठीक है, ये अपनी पोजीशन से मूव हो जाएगा. तो फोर्स क्या करता है? फोर्स के 3-4 इफेक्ट होते हैं. सबसे पहले मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. ये अपनी जगह पे था पहले, फिर जब मैंने इसमें फोर्स लगाया तो ये अपनी पोजीशन से हट गया, अपनी पोजीशन से उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली. एक एग्जांपल दे रहा हूँ फुटबॉल का. सपोज करिए फुटबॉल अपनी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, फिर एक प्लेयर ने उसको किक किया, सो द पोजीशन ऑफ द फुटबॉल विल चेंज. जो फुटबॉल की पोजीशन है वो बदल जाएगी. तो ये आपका एक इफेक्ट होता है फोर्स का. ठीक है. नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है वो फोर्स चेंज कर सकती है. कैसे? सपोज करिए एक क्रिकेट मैच हो रहा है. ठीक है, अ बॉलर इज थ्रोइंग अ बॉल. बॉलर है वो बॉल को फेंक रहा है, या बॉलिंग, अ बॉलर इज डूइंग बॉलिंग. देन अ बैट्समैन हिट्स द बॉल विथ फुल फोर्स. बैट्समैन ने क्या किया? बॉल को पूरे फोर्स के साथ बॉल को हिट किया. ठीक है, तो यहाँ पे जब बॉल आया बैट्समैन के पास और बैट्समैन ने पूरे फोर्स से जब बॉल को हिट किया तो बॉल की स्पीड में चेंजेस आ गए, बॉल और तेजी से आगे बढ़ने लगा. तो यही होता है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स जो होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है. अब एक एग्जांपल दूंगा फुटबॉल का. सपोज करिए एक प्लेयर है वो फुटबॉल को गोल कीपर की तरफ हिट कर रहा है. ठीक है, या गोल में गोल मारने के लिए वो जा रहा है. प्लेयर ने पूरे फोर्स से बॉल को हिट किया और जो गोलकीपर था उसने क्या किया कि अपना फोर्स अप्लाई किया और बॉल को रोक लिया, बॉल को रोक लिया. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो बॉल की स्पीड थी वो रिड्यूस हो गई, या बॉल की स्पीड जो है वो चेंज हो गई. तो दो चीजें पहले मैंने बताई. सबसे पहले क्या थी? फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, एंड द नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके. Next is force can change the direction of moving object. So students look at figure 9.3. यहाँ पे आप देख सकते हैं a bowler is throwing a ball and a batsman is hitting it with a bat. बॉलर जो है वो बॉलिंग करा रहा है और जो बैट्समैन है वो उसको बॉल को हिट कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे बॉलर ने सामने से बॉल कराई और बैट्समैन ने उसको हिट कर दिया इस डायरेक्शन में. कौन से डायरेक्शन में हिट कर दिया? लेफ्ट साइड में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ बॉल इज बीइंग चेंज्ड. जो बॉल का जो डायरेक्शन है वो बदल गया है. इसकी वजह से बदल गया है, बैट से जो प्रेशर रिलीज हुआ उसी प्रेशर की वजह से जो बॉल की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई. तो ये आपका नेक्स्ट इफेक्ट होता है. सो व्हाट आर द 3 इफेक्ट्स व्हिच वी हैव लर्न? नंबर 1 इज फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. फोर्स कैन मेक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. ठीक है, फोर्स जो होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव. नेक्स्ट इज चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल सकता है. और द लास्ट इज चेंज द डायरेक्शन. चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, चेंज द स्पीड चेंज करा सकता है, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स व्हिच वी विल स्टडी. फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स क्या हो जाता है? वो फोर्स जो द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय योर मसल्स. मसल्स की वजह से मैं ये मार्कर को उठा पा रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स. जो फोर्स मसल की वजह से प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स. द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय योर
मसल्स। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है फ्रिक्शन, ठीक है। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? अब देखिए इसका एग्जांपल डीप दे रहा हूँ। सपोज करिए एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, ठीक है। बॉल को आपने जमीन में फेंक दिया, बॉल को क्या किया आपने, जमीन पे फेंक दिया। तो ऐसा होता है कि बॉल कुछ टाइम के लिए तो आगे जाएगा, बॉल को आपने पूरे फोर्स से जमीन की तरफ फेंक दिया, ठीक है। जब आप पूरे फोर्स की तरफ से फेंकेंगे तो कुछ टाइम के लिए बॉल जो होता है वो आगे तक जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है। सपोज करिए ये एक ह्यूमन है, एक आदमी है, इसने यहाँ से बॉल फेंक दी। इसने क्या किया कि ये जो बॉल है वो फेंक दी, और वो जो बॉल जो है वो यहाँ आके रुक गई। यहाँ आके क्या हो गई, बॉल रुक गई। इस इंसान ने बॉल को थ्रो किया और जो बॉल है क्रिकेट बॉल वो यहाँ पे आके रुक गई। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि बॉल यहाँ पे रुक जाती है? ऐसा क्यों होता है कि बॉल यहाँ पे रुक जाती है? इसलिए होता है क्योंकि एक अपोजिट फोर्स भी बॉल के ऊपर लगता है, जो बॉल की स्पीड को धीमा कर देता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बॉल रुक जाती है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच स्लोज थिंग्स डाउन। जो भी ऑब्जेक्ट को स्पीड को कम कर देती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। जब इसने यहाँ पे बॉल फेंका तो कुछ दूर तो बॉल गई, उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि बॉल रुक गई। बॉल रुकी क्यों? इसलिए रुकी क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट में भी एक फोर्स लग रहा था। इसी की वजह से यहाँ पे बॉल धीमे हो गई, और धीमे होते होते यहाँ पे आके बॉल रुक गई। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, स्लोज थिंग्स। फ्रिक्शन क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको स्लो कर देता है, धीमा कर देता है। इसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। सपोज करिए आप एक जमीन के ऊपर चल रहे हैं, जमीन के ऊपर चल रहे हैं और उसमें पानी गिरा हुआ है। उस पे क्या गिरा हुआ है, पानी। तो आपको चलने में तकलीफ होती है, ठीक है। यू फेस डिफिकल्टी व्हेन यू आर वॉकिंग। आपको डिफिकल्टी फेस होती है जब आप उस पे चल रहे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जमीन पे पानी गिरा हुआ होता है। जमीन पे क्या गिरा रहता है, पानी। इसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ हो जाती है। कौन सी सरफेस हो जाएगी, स्मूथ। जब आप इस पे चप्पल रखते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है वो फ्रिक्शन लेस, बहुत कम होता है। तो कम फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे जब भी आप पानी पे पैर रखते हैं तो आपकी चप्पल जो है वो स्लिप हो जाती है। क्यों स्लिप हो जाती है? क्योंकि यहाँ के जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। अब एक और एग्जांपल दूं। सपोज करिए कि जब आप नई चप्पल खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो आपकी चप्पल के नीचे का जो बेस होता है, ये आपकी चप्पल है, इसके जो नीचे का बेस होता है यहाँ पे कुछ ग्रूव्स बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? ग्रूव ऊपर नीचे रहता है, ताकि जो चप्पल जमीन पे पड़े तो इंसान स्लिप ना हो। तो इंसान जो होता है वो स्लिप नहीं होता है। ऐसा क्या होता है? इसके जो ग्रूव्स होते हैं वो जमीन जो आप देखते हैं सीधी, ऐसी जमीन होती नहीं है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आप इसको ऐसा देखेंगे। ऐसे नॉर्मल आई से देखने में लगेगा कि अभी ये ब्लैक बोर्ड ही का एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम इसको नॉर्मल आई से देखेंगे तो हमको एकदम ये चिकना लगेगा, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। तो जब इसके ऊपर ये वाली चप्पल आ जाती है, ये वाली स्लीपर्स आ जाती है इसके ऊपर, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजेस। फ्रिक्शन इंक्रीज होता है और हमें चलने में आसानी हो जाती है, ठीक है। यहाँ की रफ सरफेस हो जाती है। रफ सरफेस क्यों है? क्योंकि जो जमीन है वो जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो सीधी नहीं दिखेगी। ऐसे दिखने में तो सीधी होती है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास देखें तो वो ऊपर नीचे होती है। और उसके ऊपर जब ये हमारी जो स्लीपर्स है वो जब हम रखते हैं तो इसकी जो ग्रूव्स हैं और इसकी ग्रूव हैं वो दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं, और हमारी स्लिप होने की चांसेस जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह रोड का एग्जांपल देखिए। रोड्स में क्या होता है, जो आपका टायर होता है, सपोज करिए ये आपका टायर है, टायर में भी ऐसे गड्ढे बने रहते हैं। टायर में क्या बने रहते हैं? गड्ढे, ग्रूव्स, उसे आप कहते हैं ग्रूव्स, GROOVES। इससे क्या होता है कि जब ये टायर रोड पे चलता है तो रोड के गड्ढे और
जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे ही रहती है, ठीक है, अनइवन रहती है, स्मूथ सरफेस नहीं होती है। तो रोड भी स्मूथ सरफेस नहीं रहती है। तो जब ये वाली ग्रूव इसके ऊपर पड़ती है तो कम चांसेस होता है कि गाड़ी स्लिप करते, कम चांस होता है कि गाड़ी स्लिप करे। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। इसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से भी क्या होता है कि जब ये टायर आगे जाता है तो कुछ टाइम के बाद ये रुक जाता है, कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाता है? रुक जाता है। रुक क्यों जाता है? जैसे बॉल की तरह इसलिए रुक जाता है क्योंकि अपोजिट में भी इसके जो फोर्स होता है वो काम करता है, ठीक है। तो ये था आपका फ्रिक्शन। सिंपल वर्ड्स में बता दीजिएगा। फ्रिक्शन इज एनी फोर्स विच स्लोज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी फ्रिक्शन उससे कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड को धीमा कर देता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन के कई एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज क्या? सबसे पहले वो हमको वॉकिंग करने में मदद करता है, वॉकिंग, रनिंग। अगर फ्रिक्शन ना होता तो जो सरफेस है वो एकदम चिकनी हो जाती और हम वहां पे चल ना पाते। तो पहला फायदा ये हो गया, एडवांटेज। सबसे पहले वो हमको किस में मदद करता है? वॉकिंग और रनिंग में, चलने में मदद करता है या रनिंग में मदद करता है। उसके बाद कार्स एंड बसेस, टायर की वजह से, जो ये टायर होता है इसमें भी ग्रूव होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये भी स्लिप नहीं होती है, स्लिप नहीं होती है, ठीक है। दो एग्जांपल ये हो गया आपका। उसके बाद ठीक है, तो ये आपके दो एग्जाम्पल, तो ये स्टूडेंट्स आपके दो एग्जाम्पल हो गए। फ्रिक्शन आपको चलने में मदद करता है और जो कार्स और बस होती हैं वो भी आपकी स्लिप नहीं होती हैं। अब डिसएडवांटेज क्या हो जाते हैं? डिसएडवांटेज ये हो जाते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से सामान खराब हो जाता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? सामान जो होता है वो आपका खराब हो जाता है। जैसे आपकी चप्पल होती है वो कुछ टाइम के बाद वो घिस जाती है, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है? घिस जाती है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से वो चप्पल जो है, वो स्लीपर्स जो है आपकी, कुछ टाइम के बाद वो घिस जाएगी। नेक्स्ट है, उसके बाद फ्रिक्शन जनरेट हीट। फ्रिक्शन की वजह से क्या पैदा हो जाता है? हीट, HEAT, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। फिर आपके जो सामान होते हैं उसको बर्बाद कर देती है। जैसे आपका शूज है, कार्स के टायर हैं, मशीन है, ये सारी चीजें कुछ टाइम के बाद बर्बाद हो जाती हैं। क्यों? घिस जाती हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अब नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फोर्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ साइकिल से, ठीक है। साइकिल जो होती है, जो बच्चे चलाते हैं साइकिल, उसमें चेन लगी रहती है, ठीक है। उसमें क्या लगा रहता है? चेन। तो जब हम चेन के ऊपर ऑयलिंग करते हैं, चेन के ऊपर आपने क्या कर दिया? ऑयलिंग, ऑयलिंग, ग्रीस, ये सब आप जब डाल देते हैं चेन के ऊपर तो चेन जो होती है वो स्मूथ हो जाती है। चेन क्या हो जाती है? स्मूथ। उसका जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले ऑयलिंग और ग्रीसिंग। एग्जांपल दिया मैंने चेन का, साइकिल की चेन पे अगर आप ऑयल या ग्रीस डाल देते हैं तो फ्रिक्शन कम होता है और आपको चलाने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद पॉलिशिंग। अगर कोई भी चीज को हम पॉलिश कर देते हैं तो उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। पॉलिश मतलब क्या होता है? स्मूथ सरफेस। किसी भी सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो वो सरफेस स्मूथ हो जाएगी और उसका फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्ट्रीम लाइनिंग। जैसे आपने देखा होगा कि एरोप्लेन जो होता है वो इस तरह का होता है। एरोप्लेन किस तरह का होता है? इस तरह का। ऐसे क्या होता है कि फ्रिक्शन बनता नहीं है। जब एयर इस पे पड़ती है तो ये ऐसे अपनी रिलीज हो जाती है। इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है वो जनरेट नहीं हो पाता है। अगर इस तरह का एरोप्लेन होता तो यहाँ पे आपके फोर्स लगता, एरोप्लेन फ्यूल भी ज्यादा कंजम्पशन, तेल भी ज्यादा लगता है एरोप्लेन में, और यहाँ पे हीट पैदा हो जाती। यहाँ पे क्या पैदा हो जाती? हीट। इसीलिए गर्मी पैदा हो जाती है। इसीलिए जो एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइनिंग, स्ट्रीम लाइनिंग, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, मैंने आपको बता दिया। पॉलिश करके हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीस डाल के, और स्ट्रीम लाइनिंग ये आपका एरोप्लेन का एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी सिंपल है। द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। वो फोर्स जो ग्रेविटी लगाए उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी सिंपल है। वो फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स।
इसका एग्जाम्पल होता है जैसे लैंडफिल हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लैंडफिल होती है जहाँ पे हर टाइप का कूड़ा लगा रहता है, तो वहाँ के अगर आयरन के पीसेस निकालने होते हैं तो यहाँ पे आपका क्रेन होता है, क्रेन के ऊपर मैग्नेट लगी रहती है, तो जब मैग्नेट उसके ऊपर से गुजरती है तो जितने आयरन के पीसेस होते हैं वो आके उसमें चिपक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आपको वेट चेक करने में मदद करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट वेइंग करने के लिए वो यूज होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, सपोज करिए एक कंघी है, उसको आप अपने बाल से रब करिए और कुछ छोटे छोटे पेपर के टुकड़े जब आप कंघी उस पेपर के पास ले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पेपर जो होता है वो कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। द पेपर इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द कोम, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइक मैग्नेट फोर्स आल्सो अट्रैक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो मैग्नेट जैसे कुछ दूरी के साथ अट्रैक्ट करता है, वैसे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी कुछ दूरी के साथ वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। So students, next part आपका प्रेशर है, which I will explain to you in another video. If you have any doubt, you can contact me on WhatsApp. Thank you.